हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। इसी के साथ में हम एक सीरीज चलाया करते हैं आज का इतिहास। इंग्लिश में कहें तो टुडे इन हिस्ट्री, यानी कि आज के दिन इतिहास में क्या घटित हुआ था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हम कवर करते हैं और उनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। हमारी ये जो कक्षा है वो सुबह 6 बजे प्रीमियर लगाई जाती है अपने इस यूट्यूब चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 13 जून के दिन आप सभी का स्वागत है इस सुप्रभात सीरीज में। आपको इस कक्षा की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन भी वहां पर देखने को मिलेगा। जितनी भी क्लासेस आज तक इस सुप्रभात सीरीज की हुई हैं, सभी की पीडीएफ मैंने वहां टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रखी हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। जब आप अपने इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको वहां पर एक कम्युनिटी नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। उस कम्युनिटी बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेरों सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप उन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करेंगे और बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं। किसी भी परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। 8307730527 ये नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 1 की तरफ, यानी कि डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद एमसीक्यूज। इस पहले भाग में हम कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज को कवर करते हैं, उनकी एनालिसिस करते हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो चलिए जी, पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। चंद्रबाबू नायडू स्वर्न इन एज आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर। चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। जब हम बात करते हैं चंद्रबाबू नायडू के बारे में तो ये कौन है? आपने एक पार्टी का नाम सुना है, तेलुगु देशम पार्टी। इस तेलुगु देशम पार्टी के ये अध्यक्ष हैं और इन्होंने ही अब आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण की है। अब यहां पर लिखा हुआ है जनसेना पार्टी जेएसपी के चीफ हैं पवन कल्याण। और जब हम बात करते हैं बीजेपी और टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी, इनके 24 एमएलए जो हैं वो इस आंध्र प्रदेश की कैबिनेट में शामिल हुए हैं। एक तो जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण और तेलुगु देशम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के 24 अन्य विधायक इसमें शामिल हुए हैं। और साथ में ये जेएसपी पार्टी है, उसके भी कुछ इसमें कैबिनेट में शामिल हुए हैं। तो तीन पार्टियां अभी मूल रूप से आंध्र प्रदेश की कैबिनेट में आपको दिखाई देंगी। पहली पार्टी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जिसे हम टीडीपी कहते हैं, तेलुगु देशम पार्टी। दूसरी पार्टी जेएसपी, जिसे जनसेना पार्टी कहते हैं। तीसरी पार्टी बीजेपी, जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। ठीक है। तो तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं एन चंद्रबाबू नायडू। तो जब हम बात करते हैं इन्होंने आंध्र प्रदेश के सीएम के रूप में कौन से नंबर पे ये शपथ ग्रहण की है, तो लगातार दूसरी बार ये सीएम बने हैं आंध्र प्रदेश के। जब हम बात करते हैं तेलंगाना के अलग होने के बाद, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था ना, तो अलग होने के बाद यही सीएम बने थे और अब दोबारा से फिर ये सीएम बने हैं, ठीक है ना। और जब तेलंगाना इसी आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, उस समय में भी क्या थे, ये उस ज्वाइंट यानी कि संयुक्त आंध्र प्रदेश के सीएम थे। तो उससे पहले भी दो बार रहे, तेलंगाना अलग होने से पहले, तो पहले भी दो बार सीएम रहे हैं ज्वाइंट आंध्र प्रदेश के।
और तेलंगाना जैसे अलग हो गया तो उस अलग होने के बाद जो तेलंगाना क्षेत्र के निकल जाने के बाद आंध्र प्रदेश बचा, उसके भी 2 बार, यानी कि अभी इन्होंने दूसरी बार ये शपथ ग्रहण की है सीएम के रूप में। आपको पॉइंट कवर हो गया ना। तो वहां के जो गवर्नर हैं उन्होंने इनको शपथ दिलाई। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं, वैसे तो इनका कौन सा टाइम पीरियड चल रहा है सीएम के रूप में, तो चौथी बार ये सीएम बने हैं। ठीक है, चौथी बार सीएम के रूप में ये अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। लगभग 4 दशक हो गए हैं इनको राजनीतिक जीवन में। और इस प्रकार से आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। यहां पे लिखा भी हुआ है, ही सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ कंबाइंड आंध्र प्रदेश ट्वाइस एंड दिस इज द सेकेंड टाइम इन रेजिडुअल आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा लोकसभा चुनावों के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024, इनमें आपको पता है अभी एनडीए की सरकार बनी है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनी है। और इस एनडीए गठबंधन में मूल रूप से किसकी भूमिका रहती है? बीजेपी की। और बीजेपी ने इसमें 240 सीटें जीती हैं। और बीजेपी के साथ में प्लस में और भी कई पार्टियां हैं जो कंबाइन रूप से एनडीए गठबंधन बनाती हैं। उनमें से एक पार्टी का नाम आता है तेलुगु देशम पार्टी का, जिसे हम टीडीपी कहते हैं। तो इस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने तो 240 सीटें जीती हैं। वहीं जब हम इस टीडीपी की बात करते हैं तो टीडीपी ने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती हैं। और इस पार्टी के अध्यक्ष कौन हैं? ये आपको दिखाई दे रहे हैं, टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एनडीए की सरकार में अभी प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो आपको पता है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और इनका ये प्रधानमंत्री के रूप में कौन सा कार्यकाल होगा? तीसरा कार्यकाल होगा। 2014 में इनकी पहली बार कार्यकाल की शुरुआत हुई। 2019 में लोकसभा के चुनाव में यही फिर से प्रधानमंत्री बने। और 2024 में भी अब एनडीए के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के द्वारा, इनको अपने नेता के रूप में चुना गया है। तो इस एनडीए गठबंधन में मूल रूप से बीजेपी की भूमिका रहती है। 240 सीटें। टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी जो है, इसकी 16 सीटें जीती इसने। और एक पार्टी आपने नाम सुना है उसका, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है। उन्होंने कितनी सीटें जीती? इसमें 12 सीटें जीती। और जब हम बात करते हैं शिवसेना की, शिवसेना ने कितनी सीटें जीती? इसमें 7 सीटें। और लोजपा के बारे में अगर हम बात करते हैं, लोजपा का मतलब क्या होता है? लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, है ना, जो अभी एक मुख्य चेहरा बने हुए हैं, चिराग पासवान। उनको 5 सीटों पर उतारा गया। उन्होंने पांचों की पांचों ही सीटें। और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो इस एनडीए में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। तो जैसे टीडीपी की बात करते हैं, इसके मुख्य अध्यक्ष हैं चंद्रबाबू नायडू। यही बने हैं अब चौथी बार सीएम। ठीक है, तेलंगाना के अलग होने के बाद शेष बचे हुए आंध्र प्रदेश के दूसरी बार सीएम बने हैं। वैसे 4 बार बन गए हैं। अब आपको यह बताना है, आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आप सभी को पता है, कोई भी अगर मुख्यमंत्री बनता है, सीएम बनता है, तो उसको शपथ कौन दिलाते हैं? तो उस राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं। तो अब आप ये बताइए कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है जिन्होंने चंद्रबाबू नायडू को सीएम के रूप में शपथ दिलवाई है आंध्र प्रदेश में? अगर आपने लिखा होगा ना एस अब्दुल नाजीर, तो आपका ये बिल्कुल ठीक रहेगा। ये रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है ना, राम मंदिर का जो फैसला आया था उनमें इनका भी नाम आता है। तो अभी इनको क्या बना दिया गया? आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। तो बाकी पॉइंट भी आप यहां पर देख सकते हैं। बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान में कहां के राज्यपाल हैं? तो ये वर्तमान में हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं। बनवारी लाल पुरोहित के बारे में अगर कहा जाए तो ये कहां के राज्यपाल हैं? तो ये वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं। और आरिफ मोहम्मद खान, ये कहां के राज्यपाल हैं? तो आप कहेंगे कि ये वर्तमान में
केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं। यहां पर अभी आंध्र प्रदेश के ये दो चेहरे आपको ध्यान में रखने हैं। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये कौन है? तो अभी मैंने आपको बताया चंद्रबाबू नायडू, जो कि कौन बने हैं? सीएम बने हैं। और वहीं जब दूसरा चेहरे की बात करें तो एस अब्दुल नाजिर, एस अब्दुल नाजिर, और ये आंध्र प्रदेश के क्या हैं? अभी वर्तमान के गवर्नर। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट दोनों ध्यान में रखने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इजराइल हमास कमिटेड वॉर क्राइम्स सेज यूएन। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि इजराइल और हमास ने युद्ध अपराध किया है। द यूएन कमीशन ऑफ इंक्वायरी फोकस्ड ऑन 7 अक्टूबर हमास अटैक्स एज वेल एज इजराइल मिलिट्री रिस्पॉन्स। तो आप सभी को पता है अभी यूएन के द्वारा एक कमीशन बिठाया गया है इंक्वायरी के लिए, ताकि इन दोनों के मसले को सुलझाया जा सके। इन्होंने मेनली फोकस किया है हमास के अटैक के बारे में। अक्टूबर 7 लिखा हुआ है ना, तो यहां पे ये बात है 7 अक्टूबर 2023 की। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने हमला किया था सबसे पहले इजराइल पर। उसके बाद में इजराइल ने वापसी मिलिट्री रिस्पॉन्स किया था, यानी कि प्रतिक्रिया दी थी एक आक्रमण के रूप में। तो यहां इन दोनों पक्षों के बारे में अभी यूएन की जो कमेटी बैठी हुई है, वो इनको ध्यान में रखते हुए ये बात कह रही है कि दोनों ने ही शुरुआती दौर में युद्ध क्राइम किए हैं इन अर्ली स्टेज ऑफ गाजा वार। A UN inquiry found on June 11 saying that Israel actions also constituted crime against humanity। हालांकि हमास ने सबसे पहले इजराइल पर हमला किया, लेकिन इजराइल ने जब सैन्य प्रतिक्रिया दी तो फिर क्या है, मानवता को आघात पहुंचा, क्योंकि बहुत सारे सिविलियंस उसमें क्या हुए थे, मारे गए थे। तो इसमें इजराइल की भी गलती इन्होंने बताई है और दोनों पक्षों के ही ये ध्यान में देख रहे हैं। तो जो ये फाइंडिंग आउटपुट निकल कर आई है 2 पैरेलल रिपोर्ट्स के आधार पे, 1 फोकसिंग ऑन अक्टूबर 7 हमास अटैक, सेकंड इजराइल मिलिट्री रिस्पॉन्स। पहला हमास ने अटैक किया, दूसरा इजराइल ने रिस्पॉन्स किया। तो दोनों पक्षों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या है, राष्ट्रीय जांच आयोग जो होता है ना संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, तो ये प्रकाशित किया है, उसी में ये न्यूज देखने को मिली है। तो द हिंदू ने इसे प्रकाशित किया है। अभी आपको ये क्वेश्चन बताना है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। इजराइल हमास युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा के तहत इजराइल पर हमला किया। तो क्या यह बात ठीक है? क्या आप कहेंगे जी हां, पहला पॉइंट ठीक है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने सबसे पहले आक्रमण किया था इजराइल पर। उन्होंने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम था ऑपरेशन तूफान अल अक्सा। फिर इजराइल वालों ने प्रत्युत्तर में यानी कि जवाबी कार्यवाही करते हुए ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स चलाया। तो दूसरा पॉइंट भी यहां पर ठीक लिखा हुआ है। तो अब तीसरा पॉइंट पढ़ के देखो। आप सभी को पता है जैसे ही हमास और इजराइल की लड़ाई शुरू हुई तो वहां पर इजराइल में कुछ भारतीय नागरिक फंस गए थे। उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने भी एक ऑपरेशन शुरू किया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? आप सभी को पता होना चाहिए। उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय नहीं था, बल्कि उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन अजय था। ठीक है ना? तो यहां तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? ऑपरेशन विजय लिखा हुआ है। तो ऑपरेशन विजय गलत है ये पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट तो गलत है, पहले दो पॉइंट ठीक लिखे हुए हैं। अगर आपने टिक किया होगा केवल 1 और 2 तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 ऑप्शन जो है वो ठीक है, अति उत्तम। यहां पर थोड़ा सा मैप देखने का प्रयास करेंगे। जब आप गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो आपको यहां पर ऐसा मैप दिखेगा, ईरान, इराक, ये सीरिया, लेबनान, इजराइल। यहां पर देखो ये रहा इजराइल। इस इजराइल को थोड़ा सा बड़ा करके समझने का प्रयास करें। ये देखो, ये रहा इजराइल का मैप, ठीक है ना? इस इजराइल को यहां पे देखो। इस इजराइल को थोड़ा सा अगर हम जूम करके देखेंगे तो आपको यहां पर गाजा पट्टी दिखाई देगी। ये देखो, ये है गाजा पट्टी।
अब इस गाजा पट्टी और इजराइल के बीच में ये लड़ाई हो रही है। ये रहा इजराइल। तो इस गाजा पट्टी की तरफ से आपको पता है हमास के जो लोग थे उन्होंने आक्रमण किया। हमास की जब हम बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1927 में। एक कार्यकर्ता का नाम आता है अहमद यासीन। अहमद यासीन के द्वारा इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन की शुरुआत की गई थी। एक मिनट, टाइपिंग मिस्टेक। अहमद यासीन। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। यहां पर आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है कि इजराइल की बाउंड्री किस किस के साथ में लगती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इजराइल के पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में और दक्षिण में कौन कौन से देश आते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जब हम इस इजराइल के बारे में बात कर रहे होते हैं, इस इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम, या फिर कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा जेरूशलम। तो आपको इसमें क्या है, नाम में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये इजराइल संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी है। और इसने कब ग्रहण की थी संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता? 11 मई 1949 को। और ये रहा इजराइल का राष्ट्रीय ध्वज। आपने बहुत बार सोशल मीडिया पे देखा होगा, इनकी न्यूज अक्सर आती ही रहती है। अब हम चलते हैं तीसरी न्यूज की तरफ। रियासी बस अटैक हुआ है। आप सभी को पता है, दिन था 9 जून का, 9 जून 2024, और वार था रविवार। ये वही दिन है जिस दिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल की शपथ ले रहे थे। और उसी दिन ये बस अटैक हुआ रियासी में। और रियासी कहां है? ये जिला है जम्मू एंड कश्मीर, यूटी में। ठीक है ना? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का एक जिला है। वहां पर बस पर एक अटैक किया गया था कुछ आतंकवादियों के द्वारा। अभी जो जम्मू कश्मीर की पुलिस है, उन्होंने एक स्केच जारी किया है उस टेररिस्ट का, और कहा है कि अगर उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन देगा तो उसको 20 लाख रुपए इनाम में दिए जाएंगे। तो अभी जैसे हम आक्रमण की बात करते हैं, तो एक बस थी 53 सीटर बस। तो उसमें कुछ श्रद्धालु बैठे हुए थे, तीर्थ यात्रियों को वो लेकर शिवखोरी मंदिर से जा रही थी। ठीक है? तो वो सभी यात्रीगण जा रहे थे। तो इसमें 9 लोग जो हैं, 9 पीपल्स किलिंग एंड इंजोरिंग 41 अदर्स, 9 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई और 41 लोग उसमें घायल हो गए उस अटैक में। अभी जो भी चश्मदीद गवाह थे वहां के, उन्हीं के आधार पे एक स्केच बनाया गया वहां जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा। यहां पर ये देख सकते हैं, ये है उस आतंकी का स्केच। तो जैसे आपने सीआईडी का सीरियल देखा होगा, सीआईडी बड़ा ही प्रचलित सीरियल था ये। उसमें आपको पता है बहुत बार स्केच बनवाया करते थे। जो भी चश्मदीद मिल जाता था तो बोल देते थे, क्या आप स्केच बनवा देंगे? तो ठीक वैसा ही है। यहां पर जो चश्मदीद मिले उनको, जिन्होंने इसकी शक्ल देखी होगी, तो उन्होंने एक स्केच बनाया, ऐसा दिखता है वो। अभी ये ANI के द्वारा भी ट्विटर पे डाला गया था। अगर इसको कलर्ड में देखेंगे तो ऐसा चेहरा आएगा उस व्यक्ति का। अगर कोई इसके बारे में बताएगा तो 20 लाख रुपए का इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा। और ये जो बस पे अटैक किया गया था, वो पौनी क्षेत्र के आसपास में एक गांव पड़ता है, तेरियाथ, तेरियाथ गांव। तो कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर जा रही थी वो बस। अब चलो बात कर लेते हैं एक जिले के बारे में। तो मैंने आपको बता ही दिया, रियासी जिले का नाम है। अभी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितने जिले हैं वर्तमान की दृष्टि से, तो कौन कौन से आप लिखेंगे? जल्दी से आपको बताना है। जम्मू कश्मीर आपको पता है 2019 से पहले एक राज्य हुआ करता था। और जब इससे धारा 370 को हटा दिया गया तो फिर इसको क्या है, 2 यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया। और एक यूटी कौन बना दी गई? जम्मू एंड कश्मीर। और दूसरी यूटी बना दी गई लद्दाख। तो अब हम इस जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी। ठीक है? तो इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो आप कहेंगे इसमें अभी वर्तमान में 20 जिले हैं। तो कौन कौन से जिले हैं इसमें? चलो यहां पर लिख भी देते हैं। एक का नाम है अनंतनाग, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का नाम है बांदीपुर,
तीसरे जिले का नाम है बारामुल्ला। एक का नाम है बड़गांव। पांचवा डिस्ट्रिक्ट है डोडा। छठा डिस्ट्रिक्ट जो है गेंद्रबाल। और सातवां है जम्मू। आठवें डिस्ट्रिक्ट का नाम है कठुआ। नौवां डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़। और 10वां डिस्ट्रिक्ट जो है कुलगाम। तो ये कौन कितने हुए? 10 हो गए। और 11वां है कूपवाड़ा। 12वें डिस्ट्रिक्ट का नाम पुंछ। पुलवामा। 14th राजौरी। एक सेकंड। राजौरी डिस्ट्रिक्ट। 15th रामबन। और 16 रियासी। 17th सांबा। 18th शोपिया। 19th श्रीनगर। और 20th में कौन सा है? उधमपुर। जब आप इन नामों को इंग्लिश में लिखेंगे, जैसे कि ये ए से शुरू हो रहा है, ये बी से, ये बी, और ये भी बी, ये डी से, है ना, ये जी, जे, के। तो इस प्रकार से ये जो मैंने ना अल्फाबेट के अनुसार लिखा है, ए टू जेड जो है, उसके आधार पे मैंने ये नाम लिखे हैं। ठीक है, इस प्रकार से जब आप इंग्लिश में इनके नाम देखेंगे तो आपको ये अल्फाबेटिक के अनुसार से मैंने ये नाम आपको लिखवाए हैं। हालांकि मैंने हिंदी में लिखे हैं, आप इंग्लिश में अगर इसको देखेंगे तो ये अल्फाबेटिक के अनुसार से आपको असेंडिंग ऑर्डर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 20 जिले हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, जो आपको पता ही होगा। मैप भी आप यहां पर देख सकते हैं। 2 यूटी मैंने आपको बताए थे। जम्मू कश्मीर को राज्य से तोड़ने के बाद इसमें 2 यूटी बन गए। पहला यूटी क्या है? जम्मू कश्मीर। और दूसरा यूटी केंद्र शासित प्रदेश हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख में 2 जिले हैं, कारगिल और लेह। वहीं जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं। 20 जिले। और तहसीलें कितनी है यहां पे? 207। 207 तहसीलें हैं। तो इस प्रकार आपकी इस कक्षा का ये पहला भाग संपन्न हुआ। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इसके साथ में एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अगर आपको ये कक्षा का पहला भाग पसंद आया है तो इस कक्षा को लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर भी कर देंगे। इस वीडियो को भी शेयर कर देंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से पहले मिलती रहे। अब हम चलते हैं हमारी इस कक्षा के भाग नंबर 2 की तरफ, यानी कि टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। तो आज क्या खास है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करने वाले हैं। तो चलो जी, आज देख लेते हैं क्या क्या खास है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज जिनका जन्मदिन है। तो ये कौन है? इनका नाम है बान की मून। बान की मून, ये जो है आज इनका जन्मदिन है। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। जब हम बात कर रहे होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, संयुक्त राष्ट्र संघ के ये 8वें महासचिव रहे थे। 8वें महासचिव। अभी जब हम वर्तमान की दृष्टि से बात कर रहे होते हैं तो पहले आप ये इसी पद के बारे में बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का जो पद होता है उसके बारे में जल्दी जल्दी से बताएंगे, ज्यादा मुश्किल है नहीं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कि इनमें से कौन सा कथन सही रहेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का शीर्ष अधिकारी होता है। तो ये पहला पॉइंट आपका ठीक लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया बताया है सभी ने, अति उत्तम। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति 2 वर्षों के लिए की जाती है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, 2 वर्षों के लिए नहीं की जाती, बल्कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है, 5 वर्षों के लिए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट गलत है। वर्तमान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो नाम आएगा एंटोनियो गुटेरस का। तो दूसरा पॉइंट तो गलत है, पहला और तीसरा ठीक रहेगा। तो जिन्होंने लिखा होगा ना 1 और 3, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, बहुत ही बढ़िया। एंटोनियो गुटेरस की जब हम बात कर रहे होते हैं, मूल रूप से ये कहां के रहने वाले हैं? तो ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे थे, और अब वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर चलो आप फोटो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। ये हैं वर्तमान के महासचिव, इंग्लिश में कहें तो सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। जब हम इस यूएन की बात कर रहे होते हैं, यूएन जिसे हम कभी कभार यूएनओ भी लिख देते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ, तो इस संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, 6 बॉडीज हैं। पहले ही जनरल असेंबली, जिसे हम महासभा कह देते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा, और इसका दूसरा मुख्य अंग है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम यूएनएससी के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 परमानेंट हैं और 10 जो हैं उनकी नियुक्ति होती है। परमानेंट कौन कौन से हैं वो आपको पता ही है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, और 2 और कौन से हैं आप कमेंट में बताएंगे, रूस और चाइना। ठीक है ना, तो 5 हो गए पूरे। तो इसमें भारत भी प्रयास कर रहा है कि यूएनएससी का सदस्य बना जाए। जब हम इस यूएन की बात करें तो इसमें अभी वर्तमान में कितने देश हैं? तो इसमें 193 देश हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी 1945 में, तब इसमें 51 देश थे और अभी बढ़कर 193 हो गए हैं। यूएन की तीसरी मुख्य इकाई है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथी ट्रस्टशिप काउंसिल, 5वीं है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और 6ठे नंबर पे आती है सेक्रेटरिएट। तो ये यूएन के भाग हैं। यूएन के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो मूल रूप से पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और इसी यूएन की बात करें तो इसके 8वें महासचिव के रूप में कार्य किया था बान की मून ने, और इनका जन्मदिन है आज। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 13 जून 1944 को इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म कहां पे हुआ था? यूमसंग काउंटी ये है। और ये कोरिया की तरफ से विदेश मंत्री भी रहे। मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये कौन से क्षेत्र के हैं? तो ये कौन से देश के हैं? दक्षिणी कोरिया। तो ये बिंदु आपको ध्यान में रखना है। दक्षिणी कोरिया की तरफ से विदेश मंत्री भी रहे, और बाद में अभी आपको बता ही दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव के रूप में भी कार्य किया। तो यूएन के बारे में थोड़ी सी बातें भी हमने कवर कर ली है इन्हीं के साथ साथ में। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। ये चेहरा आपने बखूबी देखा होगा, इनका नाम है पीयूष गोयल। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही कि हमारे यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए, और इन चुनावों में एनडीए सरकार ने 293 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, और उन्होंने सरकार बनाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और बहुत सारे ऐसे सांसद रहे, बहुत सारे ऐसे कैबिनेट मंत्री रहे जिनको दोबारा से कार्यभार सौंप दिया गया है। पीयूष गोयल भी उनमें से एक हैं। अब आपको यह बताना है कि पीयूष गोयल को प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में कौन सा मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन बताओ, उसके बाद में थोड़ा सा हम इनके बारे में बातें भी करेंगे। पीयूष गोयल को नरेंद्र मोदी कैबिनेट 3.0 में कौन सा प्रभार सौंपा गया है? तो आपको ये टिक करना है। अगर आप लिखा होगा ना
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, बहुत ही बढ़िया बताया है पीयूष गोयल के बारे में। अब थोड़ा सा ये समझना है, इन्होंने अभी ये 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनमें इन्होंने हिस्सा लिया, और ये कहां से इलेक्शन लड़ रहे थे? मुंबई नॉर्थ से ये इलेक्शन लड़ रहे थे, और बीजेपी की तरफ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इनको 65.7% वोट मिले, और बड़ी अच्छी जीत इन्होंने हासिल की, और इनको फिर से ये मंत्रालय दे दिया गया है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। आज इनका जन्मदिन है, इनका जन्म 13 जून 1964 को हुआ था। ठीक है, मुंबई में ही हुआ, और वहीं से इन्होंने अभी ये इलेक्शन लड़ा है। ये मार्कर में थोड़ी दिक्कत आ गई है क्योंकि यहाँ पे गर्मी की वजह से, तो ये इस स्लाइड पे पानी थोड़ा सा हो गया है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अभी पीयूष गोयल के बारे में जैसे हम बात करते हैं, तो पीयूष गोयल भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 1984 के आसपास की बात है जब ये भाजपा में शामिल हुए थे, और भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इनके बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का जब दूसरा कार्यकाल चल रहा था, यानी कि 2019 में जब उन्होंने चुनाव जीता, तब भी इन्होंने पीयूष गोयल को ही ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री बनाया था। अब उन्होंने अपने तीसरे कार्यकाल में भी कैबिनेट में इनको जगह दी है, और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इनको दे दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बिंदु ध्यान में ये रखने हैं। चलिए, और भी इनके बारे में आप बातें कवर कर सकते हैं। चलो, अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन जिनकी पुण्यतिथि है उनके बारे में। तो इनका नाम है, यहां पर ये देखिए, इनका नाम है मुद्रा राक्षस, ये इनका नाम है। पहले आप इनके बारे में बताएंगे। ये एक अच्छे लेखक थे। एक क्वेश्चन बताएंगे पहले आप इनके बारे में, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इनके बारे में, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से जो कृति भारत के प्रसिद्ध लेखक मुद्रा राक्षस द्वारा रचित नहीं है, जो इनके द्वारा लिखी नहीं गई रचना है, वो आपको टिक करना है, जो इन्होंने नहीं लिखी। अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया होगा तो आपने बहुत ही अच्छा टिक किया है। तो जब हम बात करते हैं मुद्रा राक्षसम, ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई रचना का नाम है मुद्रा राक्षसम। वहीं बाकी 3 पॉइंट अगर देखेंगे, आला अफसर, दंड विधान, कालातीत, तो ये मुद्रा राक्षस नाम के एक लेखक हुए, उन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है। और इनका जन्म 21 जून 1933 को हुआ था, और इनकी मृत्यु आज ही के दिन हुई थी, 13 जून 2016 को। मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे एक का नाम तो आपको बता ही दिया, आला अफसर। ठीक है, और इनके द्वारा लिखी गई रचना एक का नाम आता है हस्तक्षेप, और कालातीत, ये भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। एक रचना का नाम और आता है नारकीय, ये नारकीय भी इन्होंने ही रचना लिखी थी। एक अच्छे नाटककार रहे, एक अच्छे उपन्यासकार रहे, एक अच्छे कहानीकार, व्यंग्यकार भी रहे। ठीक है, और कहा जाता है कि 1951 के आसपास से इनकी रचनाएं छपना शुरू हुई थी, और कई इन्होंने पत्रिकाएं भी पब्लिश की, और संपादन कार्य में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा उस समय भी। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इनके बारे में। आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इनकी भी आज पुण्यतिथि है। ये चेहरा शायद आपने कभी देखा भी हो। इनका नाम क्या है? इनका नाम है विनायक पांडुरंग, विनायक पांडुरंग करमरकर, करमरकर। ठीक है, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1891 को हुआ था, और आपको पता है 1891 में जब जन्म हुआ, उस समय हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन चला करता था। तो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी,
मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो इनका जन्म मुंबई प्रेसिडेंसी में हुआ था और इनकी मृत्यु 13 जून 1967 को हुई, भारत की आजादी के बाद में। इनके बारे में अगर कहा जाए तो ये हमारे भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे, प्रसिद्ध मूर्तिकार। अब आप इनके बारे में एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे। मूर्तिकार विनायक पांडुरंग करमरकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो कथन गलत है वो आपको टिक करना है। विनायक करमरकर को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1964 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया। पहला पॉइंट तो ठीक लिखा हुआ है, तो हम ये टिक नहीं करेंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ के देखो, विनायक पांडुरंग करमरकर को छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां बनाने के लिए जाना जाता है, तो ये भी पॉइंट ठीक लिखा हुआ है। और विनायक पांडुरंग करमरकर नाना साहेब करमरकर के नाम से लोकप्रिय थे, तो तीनों ही ठीक हैं। तो जिन्होंने इसमें उपरोक्त सभी आएगा, इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको बताना था कि कौन सा कथन सत्य है। तो तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं सभी इनके बारे में ठीक लिखे हुए हैं। मूल रूप से इनकी जो मूर्तियां हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए बनाई गई। ये नाना साहब करमरकर के नाम से प्रसिद्ध हुए। भारत सरकार ने इनकी कला से प्रभावित होते हुए इनको चौथे नंबर का नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया 1964 में। और कहा जाता है कि जब भी गणेश चतुर्थी आया करती थी उस समय ये भगवान गणेश जी की भी मूर्ति बनाया करते थे। और बाद में जैसे अब हम बात करें, मैंने कहा ना इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, जो मुंबई प्रेसिडेंसी है वहां पर। और बाद में आपको पता है ये मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी बन गया, अभी महाराष्ट्र की राजधानी ही है। तो अब जब आप जाएंगे ना महाराष्ट्र में, तो वहां पे एक रोड है अलीबाग रेवास रोड। चलो मैं नाम लिख देता हूं, अलीबाग रेवास रोड। इस रोड के आसपास आपको लगभग 18-20 किलोमीटर के दायरे में एक संग्रहालय मिलेगा। तो उस संग्रहालय में इनके द्वारा जितनी भी मूर्तियां बनाई गई थी, इनके खुद के बंगले में वो मूर्तियां रखी गई हैं, ताकि एक इतिहास के रूप में हम उनसे जान सके कि हाँ हमारे यहाँ ऐसे भी मूर्तिकार हुए जिन्होंने गणेश जी की मूर्तियां बनाई, जिन्होंने छत्रपति वीर शिवाजी की मूर्तियां भरपूर मात्रा में बनाई। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु इनसे संबंधित ध्यान में रखने हैं। आज इन महान मूर्तिकार विनायक पांडुरंग करमरकर का निधन हुआ था, तो आज इनकी पुण्यतिथि है, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो आप सभी को पता है आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एक क्वेश्चन भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। यदि आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के भी फॉलो जो लिंक हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो नंबर यहाँ पर दिया गया है। अगर आपको ये दूसरा भाग इस कक्षा का पसंद आया है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।